मम्मा, पापा को मत बताना ये मेरे बर्थडे का सरप्राइज है। वो आएंगे तो मैं चेक करूंगी कि उनको याद भी है कि नहीं। ओके मम्मा। ओके मेरी परी, चलो छिप जाओ जल्दी। रात के 12 बजते हैं। हर कोई ऋषभ के आने का इंतजार कर रहा था और ऋषभ नशे में चूर झूमता हुआ घर के अंदर जैसे ही घुसता है, उसका पांव गुब्बारे पर पड़ने से सन्नाटे में भयंकर आवाज होती है। आवाज सुनते ही गंगा, इरावती, बाकी नौकर सब बत्ती जला देते हैं और शोर मचाते हैं। आ गए आप? सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। बताइए बताइए आज क्या है? इतना चौंकिए नहीं, बताइए। ऋषभ आसपास इतनी सजावट देख आग बबूला हो उठा था कि तभी भूमि मस्ती करते हुए ऋषभ के पीछे जाकर गुब्बारा फोड़ती है और जोर जोर से हंसती है। ठकराइन सा, मैं फटाफट छुटकी का केक ले आती हूँ। साहब भी आ गए, सब साथ में बर्थडे मनाएंगे। हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ और भूमि के पीछे से आना ताकि केक देखकर वो भी सरप्राइज हो जाए कि केक उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। उधर भूमि ओवर एक्साइटेड हो उठी थी। पापा आ गए आप? ये देखो बलून, अच्छा है ना? मम्मा ने बुलाया। देखो पापा कितना बाउंसी भी है। खेलो ना मेरे साथ। पापा पापा खेलो ना। ये देखो, ये बाउंसी बलून। बंद करो ये तमाशा। तुम सब पागल वागल हो क्या? मैंने कहा अभी बंद करो ये गाने का शोर भी। ऋषभ की फटकार से पूरी हवेली ही कांप गई थी। ऋषभ पलटकर भूमि के हाथ से उसका पसंदीदा गुब्बारा लेकर उसे गुस्से से पांव तले कुचलकर फोड़ देता है। भूमि सहम जाती है। तभी चहकते हुए जब इरावती केक लाती है और खुश होते हुए उसे ऋषभ के सामने और भूमि के सामने करती है, तो ऋषभ इरावती को भी घूर के देखता है और केक उठा करके एक झटके में उसे फेंक देता है। ऋषभ को भूमि की एक्साइटमेंट को तोड़ते हुए एक सेकंड का भी समय नहीं लगता है। वहाँ खड़ी भूमि की आंखों में मोती जैसे मोटे मोटे आंसू थे और दबी दबी सुबकियां भी। पीछे खड़ी गंगा समझ नहीं पा रही अचानक से ऋषभ को हुआ क्या है। फूलों की तरह रखने वाली नाजुक सी बेटी के साथ ऋषभ कांटों जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है? हर वक्त पापा 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 की रट लगाए रखती हो। मुझे थकान नहीं होती क्या अपना काम करके? और फिर घर आ करके ये सब नौटंकी और झेलो। भागो अपने कमरे में और कोई केक वेक नहीं कटेगा। I hate you पापा, I hate you। भूमि ऋषभ को मारने लगती है और रोते बिलखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गंगा को ऋषभ का ये बर्ताव बिल्कुल रास नहीं आया था। सुनिए, मैं जानती हूँ कि ये आपके घर का मामला है, लेकिन ये बिल्कुल बात सही नहीं है जो आपने अभी बच्ची के साथ किया। आप जानते हैं वो शाम से ही उदास थी इस बात पर कि पापा को मेरा बर्थडे याद तक नहीं है, लेकिन मैंने उसे दिलासा दिया था कि नहीं, पापा को बर्थडे भी याद है और पापा ने ही मिलकर ये सरप्राइज पार्टी प्लान की है। और आपने तो उस मासूम को ऐसा सरप्राइज दिया कि वो अपने हर बर्थडे से पहले इस बार वाला बर्थडे याद करके जरूर कांप जाएगी। ऋषभ गंगा के करीब जाता है और उसे कसकर एक तमाचा लगाता है। जुबान संभाल कर गंगा, तुम होती कौन हो बाप बेटी के बीच बोलने वाली? एक नौकर ही तो हो। आखिर इरावती और तुम में फर्क ही क्या है? बस वो नकली ठकुराइन नहीं है, पर नौकरी तो वो भी कर रही है ना, जैसे तुम कर रही हो। तो तुम खुद को क्या समझने लगी हो जो अपनी मनमानी चलाने लगी हो? गंगा को ऋषभ की बातें शोल की तरह चुभने लगती है। अब बोलो, मुंह में जबान नहीं है क्या? जीभ को लकवा मार गया तुम्हारी? गंगा, पवित्र गंगा, जो इतनी पवित्र है कि जिसे खुद की औलाद का ठिकाना ही नहीं, और वो मेरी औलाद को पालने के तौर तरीके मुझे सिखाएगी। हाँ, औकात में रहना लड़की। गंगा अपनी औकात को यूं घिसता देख लाल पीली हो गई। उसकी आंखों में फैली क्रोध की लालिमा और दुख का पानी था। अब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वैसे भी ये गंगा अब वो गंगा तो रही नहीं थी जो परिवार की लात खाती रहती थी और अगले दिन उसी लात को छूकर आशीर्वाद भी ले लेती थी। और गंगा का हाथ ऋषभ के ऊपर उठने लगता है। हाय दैया, मारे गए आज तो। मालकिन मालिक के ऊपर हाथ उठा रही है। राम 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 राम, घोर कलयुग बप्पा, घोर कलयुग ये तो। लेकिन तभी ऋषभ गंगा का हाथ बीच में ही रोककर खुद उसे एक कसकर तमाचा लगाता है। गंगा हैरान सी गाल सहलाती रह गई और फिर ऋषभ उसकी कलाई कसकर थाम लेता है। ऋषभ के मुंह से गंगा को शराब की गंध आती है तो वो मुंह फेरती है, मगर ऋषभ गंगा का मुंह भींचकर अपनी तरफ करता है। क्यों, बदबू आ रही है मेरे इस दुख से तुमको? हाँ, बदबू आ रही है ना? आखिर क्या जानती हो तुम जो इतना हक जताती रहती हो हम सब पर? आखिर जानती ही क्या हो तुम उसके बारे में या मेरे बारे में? खुद को क्या सचमुच उसकी माँ समझने लगी हो? ऐसा क्या है तुम्हें जो तुम उसकी माँ बन जाओगी? एक नाटक को इतना सच मत करो कि कल जब वो नाटक खत्म हो तो मेरी भूमि वो डरावनी असलियत बर्दाश्त न कर पाए। ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। जानती हो क्यों फेंका मैंने वो मीठा केक? जानना चाहोगी? अरे रावती, तुमको तो याद होगा ना। तुम कैसे भूल गई आज का दिन? कैसे भूल गई?
आप सब कैसे भूल गए आज का दिन? ऋषभ की नरम आवाज अचानक कड़क हो चली थी। इरावती के दिमाग की भी बत्ती जल उठती है और वो गंगा की ओर देखकर चुप होने का इशारा करती है, लेकिन गंगा ठहरी गंगा वो इशारा नहीं समझती है और ऋषभ को पूरी बात बताने को कहती है। आज 14 मार्च है, भूमि का जन्मदिन नहीं बल्कि मेरी नर्मदा की पुण्यतिथि। आज वो 2 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी और जाते जाते इस तारीख से सारी खुशियां भी चुरा कर ले गई थी। जिस दिन मेरी पत्नी ने देह त्याग दिया था, आखिर उस दिन को मैं मुंह मीठा कैसे करूं? भूमि तो बच्ची है, तारीखों में नहीं उलझेगी। वैसे भी उसके लिए तो उसकी माँ जिंदा है, मगर मैं जानता हूं ना कि मेरा ये जहान नर्मदा के बिना कितना खाली हो गया है। और ऋषभ रोता हुआ बिलखता हुआ लड़खड़ाता सा अपने कमरे की ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। हैप्पी डेथ डे टू यू डियर वाइफी, हैप्पी डेथ डे टू यू। ऋषभ अपने कमरे का दरवाजा खोल ही रहा था। गंगा अपना गाल सहलाते हुए सुबक्कर अभी हुए इस तमाशे को समझना चाह रही थी। गंगा इरावती के पास जाकर कहानी पता लगाने की इच्छा बताती है, मगर इरावती अपना सिर पीट लेती है। सत्यानाश जाए इस घड़ी का, 3री बार सेल बदलवाया है फिर बंद हो गया। ये कबाड़ी वाला भी दाम नई घड़ी के लेता है और देता है 3rd हैंड 4th हैंड। कल मैम साहब की पुण्यतिथि है, कितनी सारी तैयारी करनी है, पंडित को भी बुलाना है, सब मुझे ही करना है। छोटी मालकिन चलिए आप भी सो जाइए। इरावती, मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर मुझे लखनऊ की जगह अमेरिका घुमा रही हो, जबकि मेरे सारे सवाल किसी अमेरिका लंदन में नहीं बल्कि इसी हवेली में है। तो मुझे बताओ आखिर ठकुराइन सा के साथ हुआ क्या था? मुझे तो लगा था कि या तो वो किसी लंबी छुट्टी पर गई है, तभी ठाकुर सा को बैकअप के लिए कोई चाहिए होगी, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मगर कैसे? वो मालकिन वो। ऋषभ उधर अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसे पंखे से लटकती 2 टांगे नजर आती हैं और जाकर उनसे लिपटकर बहुत रोता है। वो मैम साहब ने उन्होंने आत्महत्या करी थी, खुद को पंखे से लटका दिया था। गंगा ये सुनकर चौंक गई थी। आखिर इतनी जिंदा दिल औरत ने खुद को खत्म करने का रास्ता क्यों चुना होगा? ये सवाल गंगा के भीतर हथौड़े मार ही रहा था कि तभी उसे कमरे से ऋषभ के बिलखने की आवाज आती है। गंगा दौड़कर उस तरफ जाती है। ऋषभ देखता है कि पंखे से उसकी नर्मदा झूल रही है। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। ऋषभ बिलखता हुआ चिट्ठी पढ़ता है। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम अपना और भूमि का ख्याल रखना, तुम्हारी नर्मदा। नर्मदा, ये क्या कर दिया तुमने? गंगा देखती है कि ऋषभ वही दृश्य याद करके टूट रहा था बार बार। वो दौड़कर उसे अपने आंचल से लगा लेती है। वो ऋषभ का माथा सहला रही थी, चूम रही थी। ऋषभ गंगा को कसकर थामता है, जैसे एक डरा बच्चा माँ के आंचल से लिपटता है। आखिर क्यों चली गई नर्मदा तुम? सब ठीक हो जाता ना, हम मिलकर बर्दाश्त करते। बर्दाश्त? क्या बर्दाश्त? इस दुनिया जहान का दुख और नर्मदा का हद से ज्यादा सरल और अच्छा होना भी हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा था। नर्मदा अपना सुख लोगों में बांटने में इतना डूब गई थी कि वो सबके दुख खुद से लगाने लगी थी, जिसके चलते वो धीरे धीरे मायूस रहने लगी। पागल अक्सर ऋषभ से कहती थी कि जब बाहर सड़क पर भटक रहे भूखे लोगों ने ही खाना नहीं खाया होगा, तो मैं भी ये खाने की थाल डिजर्व नहीं करती हूँ। ऋषभ, जाना, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। हम सबका दुख गायब नहीं कर सकते हैं। जिनके नसीब में दुख लिखा है उसे वो मिलना ही है। मगर नर्मदा ये बात समझ नहीं पा रही थी। उसे लगता था कि वो ऐशो आराम लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों को आराम देने वाली जिंदगी के लिए बनी है। और एक दिन सड़क पर जब ऋषभ नर्मदा की गाड़ी खड़ी थी, तब एक औरत ऋषभ की गाड़ी का कांच खटखटाती है। ऋषभ जैसे ही कांच उतारता है, वो झट से अपना पल्लू गिरा देती है। छी छी, ये आप क्या कर रही हैं? हम ठाकुर हैं मगर अय्याश नहीं। आपको लाज नहीं लगती ये छिछोरापन करके कमाने में? लाज लगाऊंगी तो वो मेरी बच्ची आज का दूध कैसे पी सकेगी? मैम साहब, आप बीवी के साथ है, आगे निकलिए, मैं किसी दूसरे मर्द को ढूंढती हूँ। अगर आज कोई भी नहीं मिला तो मेरी बच्ची भूखी रह जाएगी। और मैम साहब, अपनी बेटी का पेट भरने के लिए अगर मेरा पल्लू सड़क पर गिरकर पैसा दे सकता है तो मैं ये करने से लजाऊंगी नहीं। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और ये रखो कुछ पैसे। क्या साहब, जिस्म बेचकर मेहनत का खाती हूँ, तुम मेरे खरीदार ही नहीं तो मैं पैसा किस बात का लूं? भीख नहीं चाहिए साहब, बेटी भूख सह सकती है मगर भीख की खुराक नहीं। नर्मदा खिड़की से झांककर सड़क किनारे बैठी उसकी रोती बेटी को देखती है, जो लगभग भूमि जितनी ही थी। वो हाथ देखकर माँ को बुला रही थी, लेकिन माँ अगर उसे सीने से लगाती तो पल्लू गिराकर जिस्म का सौदा कैसे करती। ऋषभ गाड़ी लेकर वहां से निकल तो जाता है, लेकिन नर्मदा की आंखों में वो सीन फिट हो गया था। उस रात घड़ी में 12 बजे थे।
भूमि का बर्थडे था आज। जाना, मैं केक लेने जा रहा हूँ, तुम तब तक हमारी परी को उठाओ। ऋषभ तो चला जाता है और नर्मदा भूमि को सहलाने लगती है। वो भी तेरे जितनी ही थी। क्या तमाशा है किस्मत का, एक बच्चे को निवाला पूरा नहीं पड़ता है और एक के पास 56 पकवान तैयार है। मैं चाहकर भी समाज का दुख दूर नहीं कर सकती और ये दुख मैं देख भी नहीं सकूंगी। ये मुझे भीतर से खोखला कर रहा है ऋषभ। मेरी बच्ची, मेरी अगर यही हालत रही तो मैं तुम सब पर बोझ बन जाऊंगी। इस दर्द को खत्म करना होगा। नर्मदा उठकर दूसरे कमरे में जाती है और अपना साड़ी का फंदा बनाती है और बस लटक जाती है। ऋषभ लौटता है। हनी, मैं आ गया। ऐसा जबरदस्त केक लेकर आया हूँ कि बेटी तो क्या, माँ भी इम्प्रेस हो जाएगी आज। और ऋषभ जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने नर्मदा की झूलती टांगे थी। ऋषभ खुद फर्श पर था। पास में भूमि के जन्मदिन का केक था और सब वहीं खत्म हो गया। सचमुच नर्मदा का दुख तो खत्म हो गया था, लेकिन जो दुख वो ऋषभ और भूमि को दे गई थी, उसका क्या? गंगा की आंखों से बह चली थी गंगा धारा। वो हैरान थी नर्मदा का ऐसा कोमल मन देखकर। अब देखिए, क्या गंगा ऋषभ नजदीक आ रहे हैं? अगर हाँ, तो इस शिकारी का क्या हुआ? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी की ये कहानी लगातार। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।